एक लग्जरी काली पोर्शे के अंदर ये चेन शांति से स्टीयरिंग पकड़कर गाड़ी चला रहा है। डूबते सूरज की गर्म रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। उसका चेहरा गंभीर है जब वह कहता है, नफरत प्यार का ही दूसरा रूप है। उसे नफरत करना मतलब उसे प्यार करना ही है। फर्क क्या है? उसके बगल में बैठी चिन्होंगिन हैरानी से चुपचाप उसे देख रही है। सुनहरी रोशनी में उसका खूबसूरत चेहरा चमक रहा है और वह सोच रही है। ये चेन के हैंडसम चेहरे का क्लोजअप आता है। होंगिन मन ही मन उसकी तारीफ करती रहती है, जैसा कि एक बड़े खानदान के यंग मास्टर से उम्मीद की जाती है। उसका नजरिया और सोचने का तरीका कम करके नहीं आंका जा सकता। वह उसके गुणों पर हैरान होती है, सोचती है, हैंडसम, अमीर, इतना खुला और बेफिक्र दिमाग, और औरतों के लिए इतना दरिया दिल और ख्याल रखने वाला। अपने गाल को हाथ पर टिकाकर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल जाती है और वह अपनी इच्छा की योजना बनाती है। जब वंग जालान उसे संभाल नहीं पाई तो मैं इस आदमी को अपना बनाऊंगी। दृश्य बदलकर जिंगडे टेम्पल का एक सांस रोक देने वाला नजारा दिखाता है। एक भव्य कई मंजिला सुनहरा पैगोडा जो पतझड़ के पेड़ों और शांत पानी के तालाब से घिरा है। ये चेन और होंगिन पानी के किनारे खड़े होकर इस शानदार नज़ारे को देख रहे हैं। ये चेन समझाता है, यही वह जगह है जहां वोंग फैमिली फर्स्ट क्लास प्राइवेट रेजिडेंस प्रोजेक्ट बनाना चाहती है। फर्स्ट क्लास प्राइवेट रेजिडेंस वही प्रोजेक्ट है जिसे वोंग फैमिली चाहती है कि हशिंग ग्रुप फंड करे। इसका आइडिया है टॉप टियर फैमिलीज के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई लग्जरी रेजिडेंस बनाना। चारों तरफ देखते हुए होंगिन इशारा करके कहती है, यही जगह है। इस इलाके में युनचिंग के सबसे ज्यादा गार्डन हैं, साथ में पूरा मेपल फॉरेस्ट है जिसमें लाल पतझड़ के पत्ते हैं। अगर आप यहाँ रहेंगे तो मेपल फॉरेस्ट में पिकनिक भी कर सकते हैं, और यहाँ युनचिंग का इकलौता नेचुरल हॉट स्प्रिंग भी है। अपने हाथ बांधकर होंगिन चिंता से ये चेन की तरफ मुड़कर पूछती है, लोकेशन सच में बहुत अच्छी है, लेकिन प्रेसिडेंट ये, क्या आप सच में उन्हें पैसे देने का प्लान कर रहे हैं? वोंग फैमिली ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। ये चेन उसकी तरफ मुड़ता है और एक चौंकाने वाला सच बताता है, असल में यह प्रोजेक्ट शुरू में मेरा ही आइडिया था। हैरान होकर होंगिन सांस खींचते हुए कहती है, क्या आप कह रहे हैं कि वांग फैमिली ने आपका कॉन्सेप्ट चुरा लिया? नज़ारे की तरफ देखते हुए ये चेन शांति से समझाता है, मैं इसे ऐसे नहीं कहूंगा। मैं देख सकता था कि वांग फैमिली हमेशा युनचेंग के टॉप टियर में चढ़ना चाहती थी, लेकिन वांग जायाओ के दादाजी के गुजरने के बाद वांग जिकियांग और वांग जियुन दोनों ही साधारण थे। वे तब से फैमिली की विरासत के बचे हुए हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। वह आगे कहता है, तो मैंने उनके लिए यह प्रोजेक्ट बनाया, टॉप टियर फैमिलीज पर कंट्रोल पाने का एक तरीका, बिना सीधे अपनी ताकत बढ़ाए, और वह था उनके लिए खास प्राइवेट रेजिडेंस डिजाइन करना। होंगिन की तरफ फिर से देखते हुए ये चेन धोखे के बारे में बताता है, मैंने यह आइडिया वंग जायाओ के साथ शेयर किया। उसने ओल्ड मैडम वांग को बताया। ओल्ड मैडम वांग ने मंजूरी दे दी, लेकिन फिर प्रोजेक्ट वांग जिकियांग को दे दिया। होंगिन सहानुभूति से नीचे देखती है, वह फैमिली की हालत समझती है। वांग फैमिली साफ तौर पर वांग जिकियांग के पक्ष को ज्यादा महत्व देती है। असल में यह बस बेटों को बेटियों पर तरजीह देने की पुरानी सोच है। उन्हें लगता है कि वांग जलन फैमिली बिजनेस संभालने के लायक नहीं है। अपनी सहानुभूति जताते हुए वह जोड़ती है, सच कहूं तो इस बात पर मुझे वांग जलान के लिए थोड़ा दुख होता है। ये चेन सहमति में सोचते हुए कहता है, यह सच है, वांग जलान को हमेशा फैमिली ने कम आंका है। उसके माता पिता ने हमेशा उस पर दबाव डाला, और इन सब के ऊपर फैमिली ने मुझे उसके घर दामाद बनाकर शादी करने का इंतजाम किया। पत्तों की सरसराहट की आवाज आती है और एक लाल पतझड़ का पत्ता हवा में धीरे से गिरता है। फिर भी यह उसे धोखा देने का कोई बहाना नहीं देता। वह पत्ता धीरे से होंगिन के काले बालों पर आकर गिरता है। ये चेन धीरे से उसके बालों से वह पतझड़ का पत्ता निकालता है। उसकी आंखों में देखते हुए एक आकर्षक नजर से धीरे से कहता है, होंगिन, मेरे साथ एक ड्रिंक करोगी? दृश्य बदलकर एक व्यस्त सड़क पर जाता है जहां बार और रेस्टोरेंट की लाइन लगी है, और एक आवाज चिल्लाती है, मुझे पीना है। एक चमकती नियॉन लाइट वाले बार के अंदर परेशान वांग जालन अभी भी अपनी फ्लोरल ड्रेस में काउंटर पर बैठी है, और उसके पास एक औरत बैठी है जिसने बैकलेस लाल ड्रेस पहनी है और उसके छोटे काले और लाल बाल हैं। लाल ड्रेस वाली औरत, जिसका नाम सोंग होंगी है, जालन की तरफ चिंता से मुड़कर पूछती है, जालन, आज तुम्हें क्या हो गया है? दिन के बीच में पी रही हो? किसने तुम्हें परेशान किया? मुझे बताओ, मैं जाकर उसे सबक सिखाऊंगी।
अपने वाइन ग्लास को कसकर पकड़ते हुए लाल चेहरे और गुस्से से भरी जालान शिकायत करती है। वो घटिया चिन होंगियन, उसने सच में मुझे थप्पड़ मारा। मैंने तो उसका कुछ भी नहीं किया था। मैं तो बस अपने निकम्मे एक्स हस्बैंड को डांट रही थी। उसे मुझे मारने का क्या हक था? रोते हुए और गुस्से में नखरे करते हुए वह चिल्लाती है। आखिर वो उस बेकार ये चैन की क्या लगती है? वाह! होंगी उसके इस ड्रामे से प्रभावित न होते हुए आराम से अपनी कॉकटेल का घूंट लेती है और तर्क से समझाती है। यहां तक कि जब आप किसी कुत्ते को भी मारते हैं तो पहले यह देखना पड़ता है कि उसका मालिक कौन है। तुम्हारा एक्स हस्बैंड अब चिन्होंगिन का कुत्ता है। जाहिर है वह चुपचाप बैठकर तुम्हें उसे अपमानित करने नहीं देगी। जालन खुद को सही साबित करती रहती है। एक लंबा घूंट लेते हुए बड़बड़ाती है। मैंने सिर्फ एक बार धोखा दिया था। आजकल कौन सी खूबसूरत औरत है जिसने कम से कम एक बार धोखा न दिया हो? यह सुनकर होंगे अपने लाल ड्रिंक को लगभग उगल देती है। खांसते हुए कहती है, पफ पफ। मेज पर मुट्ठी मारते हुए होंगे डांटते हुए कहती है, होंगे तुमने ये 2 बार किया है। ज्यालान रक्षात्मक हो जाती है और बहस करते हुए कहती है, तुम मुझे इसमें क्यों घसीट रही हो? कम से कम मेरे पति ने मुझे कभी रंगे हाथों नहीं पकड़ा। बेचैनी से दोष हटाने की कोशिश करते हुए वह आगे कहती है, वह जिंदा था एक दामाद के रूप में। अगर उसे पता भी चल गया था तो वह बस सहन क्यों नहीं कर सकता था? गिलास को नाजुक तरीके से पकड़ते हुए जालन उलझन और झुंझलाहट में आह भरती है। होंगे, तुम्हें पता है क्या? मैंने उससे कहा था कि वह मेरे सामने घुटनों के बल बैठे और उसने मना कर दिया। लेकिन फिर वह मुड़कर चिन होंगिन के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने चला गया और खुशी खुशी उसका बॉडीगार्ड भी बन गया। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों है? मैं भी उसे पैसे दे सकती थी। होंगे स्थिति का विश्लेषण करती है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है और वह समझाते हुए कहती है, जहां तक मैं यी चेन को जानती हूं, उसने इन 3 सालों में तुम्हें बहुत गहराई से प्यार किया है। वह ऐसा इंसान नहीं है जो आसानी से किसी और पर फिदा हो जाए। ज्यालन ऊपर देखती है। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की चमक आती है और वह पूछती है, हूं? होंगे आत्मविश्वास से निष्कर्ष निकालती है, जिस वजह से उसने तुम्हारी बात नहीं मानी और चिन्होंगिन के लिए काम करने चला गया, वह इसलिए है ताकि तुम उसका सम्मान करो। अगर वह तुम्हारे पैसों पर जिएगा तो उसे हमेशा लगेगा कि वह मुफ्तखोर है। लेकिन किसी और से कमाए हुए पैसे उसे तुम्हारे सामने सीना तानकर खड़े होने देंगे। ईचन बाहर जाकर कुछ बनना चाहता है, तुम्हारे लायक बनना चाहता है और फिर तुमसे शादी के लिए दोबारा पूछना चाहता है। इस पूरी भ्रमित कहानी पर पूरी तरह यकीन करते हुए जालन का चेहरा लाल हो जाता है और वह उत्साह से कहती है, बस यही बात है, यही सच होगा। उसके होंठों पर घमंडी और संतुष्ट मुस्कान आ जाती है और वह गर्व से कहती है, मुझे पता था यह बेवकूफ अभी भी मुझसे प्यार करता है। सीधी बैठते हुए नए घमंड के साथ वह जोड़ती है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारे परिवार के स्टेटस के बराबर हो? तुम पहले फेंक काओ से शादी कर सकती हो। होंगे मजाक में सुझाव देती है, जिस पर जियालन तुरंत मना कर देती है। लेकिन फेंक काओ बहुत बेवफा है और ये चेन की तरह लोगों का ख्याल नहीं रखता। होंगे आराम से एक बैकअप प्लान देती है। अगर काम नहीं चला तो उससे फिर से तलाक ले लेना और यी चेन को तुम्हें वापस ले जाने देना। उसके जैसा ईमानदार आदमी जरूर तैयार हो जाएगा। नशे में और घमंड में हंसते हुए जालान खिलखिलाती है, तुम बहुत शरारती हो, लेकिन यी चंद ने मुझे दुखी किया है तो वह इसका हकदार है। अपने ड्रिंक का एक और घूंट लेते हुए होंगे अचानक एक जरूरी सवाल पूछती है, वैसे क्या यी चंद हमेशा से घर पर रहने वाला पति नहीं था? फिर पिछले 6 महीनों से अचानक खाना डिलीवरी करना कैसे शुरू कर दिया? ज्यालान काउंटर पर झुक जाती है, नशे में याद करते हुए कहती है, मुझे लगता है लगभग 6 महीने पहले की बात है, जब हमारा पूरा परिवार स्विट्जरलैंड छुट्टी मनाने गया था। वह बीमार हो गई थी और उसे पैसों की जरूरत थी। वह हम में से किसी से संपर्क नहीं कर पाई, इसलिए उसने खुद कमाने का फैसला किया। तभी जियालन का फोन जोर से बजता है और कॉलर आईडी पर वांग शाजी लिखा आता है। होंगे ये देखती है और उसे कोहनी मारती है। जियाकी, तुम्हारा फोन है। कॉल उठाते हुए जियालान लड़खड़ाती आवाज में कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से श्याजी घबराहट में मांग करता है, जाकी अभी तुरंत दादी के घर आओ, मैंने यीचेन के घड़ी बेचने का सबूत ढूंढ लिया है। दृश्य कट होता है। यीचेन अपने सूट में सीधा खड़ा है। उसका फोन भी बज रहा है। वह स्क्रीन देखता है और बुदबुदाता है, वांग शाजी। वह कॉल उठाता है और ठंडे अंदाज में कहता है, हेलो। शाजी की आवाज फोन से गूंजती है, यीचेन
तुरंत दादी के घर आओ, मैंने तुम्हारे घड़ी बेचने का सबूत ढूंढ लिया है। बिल्कुल बेपरवाह, यी चेन ठंडे स्वर में जवाब देता है, मैं व्यस्त हूं, मेरे पास समय नहीं है। दृश्य कट होता है शाजी पर, जो सोफे पर घमंड से बैठा है। वह यी चैन को चढ़ाते हुए कहता है, यी चैन, क्या तुम आने से डर रहे हो? जिसने तुम्हारी घड़ी खरीदी थी उसे हम पहले ही घर ले आए हैं। अगर हिम्मत है तो आकर सामने सामना करो। यी चैन की आंखें शक से सिकुड़ जाती हैं और वह सोचता है, मैंने कभी कोई घड़ी नहीं बेची। वेंग शाजी को यह तथाकथित गवाह कहां से मिला? फिर से अपने आत्मविश्वासी अंदाज में लौटते हुए यी चैन मजबूती से कहता है, ठीक है, मैं आऊंगा और इस मामले को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, ताकि तुम लोग मुझे परेशान करना बंद करो। फोन काटकर यी चैन एक बेहद खूबसूरत सेक्रेटरी की ओर मुड़ता है, जो टाइट सफेद कपड़ों में और चश्मा पहने हुए है, और पूछता है, सेक्रेटरी जो, तुम्हें ड्राइविंग आती है ना? हैरान होकर वह हकलाते हुए कहती है, ओह हाँ, मुझे आती है। यी चंद दमदार अंदाज में आगे बढ़ता है और आदेश देता है, चलो, मुझे जिशन विला लेकर चलो। जिस पर वह उत्साह से जवाब देती है, जी,